नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित विकल क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एएसएम और एनटीपीसी में पूछे गए विगत वर्षों के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिसकी पूरी संभावना है कि वे आपके आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात क्रम से 9:10 है और 4 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। हमारे से पूछ रहा है मोना की वर्तमान आयु क्या होगी, याद कीजिएगा। तो देखिएगा, ये है मोना और विकास की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 9 कितना है 10 और 4 साल के बाद, कहने का मतलब है अगर हम इनकी उम्र में 4 साल बढ़ा दे तो इनका जो अनुपात होता है वो होता है 11 कितना भाई 12। क्लियर है कि नहीं? हमारे से कह रहा है मोना की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिएगा, मोना की जो पहले आयु थी वो 9 थी, छोटी वैल्यू में, और जैसे ही हमने 4 साल उसकी आयु में बढ़ाया तो वो होगी 11। तो मैं देख सकता हूं छोटी वैल्यू में 2 की वृद्धि हुई। कहने का मतलब है रेशियो में 2 की वृद्धि हुई और विकास की आयु में भी छोटी वैल्यू में 2 की वृद्धि हुई। तो ध्यान रखना, जब रेशियो में समान रूप से वृद्धि हो और रेशियो में समान रूप से कमी हो तो रेशियो में हुई वृद्धि वास्तव में हुई वृद्धि के क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि रेशियो में तो वृद्धि 2 की हुई और बड़ी वैल्यू में जो वृद्धि हुई वो कितने की हुई, 4 की। तो 2 बराबर किसकी होगा, 4 के। जब 2 बराबर 4 है तो 1 बराबर किसके है, 2 के। जब 1 की वैल्यू 2 आई, हमारे से पूछ रहा है मोना की आयु, तो ध्यान रखिएगा मोना की आयु कितनी है 9। जब 1 की वैल्यू 2 तो 9 की वैल्यू क्या होगी 18। अरे यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आइए देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। 4 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 27 है। क्रमगत का मतलब है रेस्पेक्टिवली इवन नंबर्स का जो एवरेज है वो 27 है। तो पूछ रहा है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास 4 संख्या है और 4 का जो एवरेज है वो 27 है। तो मैं कह सकता हूं जो एवरेज 27 है वो इन दोनों के बीच का नंबर होगा। यानी कि जो दो बीच की संख्या है ना, उन दोनों के जो बीच का जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज, यानी कि 27 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्रमागत इवन नंबर्स है। तो मैं कह सकता हूं 2 संख्या तो हमारी इवन इससे बड़ी होगी और 2 संख्या इससे हमारी क्या होगी, छोटी होगी। अगर हम 27 से बड़ी 2 संख्या की बात करने लगे तो एक तो होगी 28 और एक क्या होगी 30। और अगर हमारे से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या 30 ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर छोटी पूछने लगे तो 27 से छोटी ऐसी 2 संख्या जिसका ऐसी 2 संख्या जो सम संख्या हो, यानी कि इवन नंबर्स हो। तो एक तो हुई 26 और एक कितनी हुई 24। अगर बड़ी की बात करने लगे तो आंसर 30 है, अगर छोटी की बात करने लगे तो आंसर 24 है। आइएगा देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। एवरेज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और विगत परीक्षा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया भी है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक को छोड़ दिया जाए या हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। तो अध्यापक की आयु कितनी है, याद कीजिएगा। मैं कह सकता हूं अध्यापक और उनके टीचर, यानी कि 24 लड़के और इनके टीचर, यानी कि 24 लड़के प्लस टीचर, सभी की एवरेज उम्र कितनी है, 15 साल। वो कह रहा अगर टीचर को निकाल दें, अगर निकाल दे तो ये बताओ बच्चे कितने बचेंगे, 24 ही तो बचेंगे भाई। 24 तो हमारे लड़के हैं और एक टीचर है, तो 25 की एवरेज उम्र है 15। अगर टीचर को निकाल दे तो कितने बचे, 24। तो निकाल देने पर एवरेज उम्र 1 कम हो जाती है, यानी कि 15 में 1 कम कितनी होती है, 14। हमारे से पूछ रहा टीचर की आयु कितनी होगी। तो देखिएगा, ये बताओ यहां से एवरेज में कितनी की कमी होगी, 1 नहीं, और यहां भी ये बताओ एवरेज यानी कि संख्या में यहां कितने की कमी होगी, 1 की। तो जब कभी भी आपको ऐसी वैल्यू निकालनी हो जो यहां पे बढ़ेगी या हमारी कम होगी तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिएगा एवरेज में 1 की कमी और यहां भी संख्या में 1 की कमी। फिर कुछ नहीं करना है, 24 और 1 25, 21 में गुणा कर दो और 21 में गुणा कर दो और दोनों को जोड़ दो, जो भी निकल कर आएगा
वो हमारी अध्यापक की उम्र होगी। अध्यापक की क्या होगी? उम्र होगी। तो कर दीजिएगा 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 14 एकम 14 और 25 में 14 जोड़ेंगे तो ये बताओ अध्यापक की उम्र क्या निकल के आई? 39, और 39 ही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4, एचसीएफ एलसीएम से है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसे करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, या कॉन्सेप्ट से ही हमारी ट्रिक बनी हो रही है। करेंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, यहां जाओ। दो संख्या होगा एचसीएफ तथा एलसीएम का योगफल, यानी कि महत्तम सहप्रतक और लघुत्तम सहप्रतक का जो योगफल है वो 680 है, और एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, यानी कि लघुत्तम सहप्रतक महत्तम सहप्रतक का 84 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपको करना कैसे, ध्यान दीजिएगा। बस आपको ये काम करना है, ये पता करो कि एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है। तो मैं देख रहा हूं यहां पे एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है। अरे कितना गुना है? 84 गुना। तो इस 84 को ही पकड़ लीजिएगा और 84 को ऐसे दो बराबर भागों में डिवाइड करोगे जिनमें दोनों का गुणनफल तो 84 बैठ जाए, ऐसे दो नंबर में डिवाइड करोगे जिनमें दोनों का गुणनफल तो 84 बैठ जाए और दोनों का एचसीएफ 1 आए। यानी कि 84 के ऐसे टुकड़े देखो कि दोनों का मल्टीप्लाई तो हो जाए 84 और उनका एचसीएफ 1 निकल जाए। तो मैं कह सकता हूं 12 सत्ते कितना भाई? 84। 84 12 सत्ते कितना? 84। मैं देख रहा हूं 12 और 7 का एचसीएफ भी एक ही है। अब ध्यान रखिएगा ये जो छोटी संख्या है ना, ये आपका पहला नंबर है। ये जो छोटी संख्या है ये पहली संख्या है। और ये बड़ी वैल्यू में कितनी दे रखी है? 56। यहां दे रखी है 7, बड़ी वैल्यू में दे रखी है 56। तो जो 7 है वो 56 के बराबर है। 7 56 के बराबर, यानी कि यो इसका 8 गुना है। 7 8 56। जब यो इसका 8 गुना है तो बड़ी वाली यानी कि दूसरी संख्या भी इसका 8 गुना हो गए, और 12 8 क्या होगा? 96, और 96 ही हमारा क्या है? आंसर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये 2005 रेलवे की परीक्षा 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। करना कैसे है ध्यान दीजिएगा, यहां जाओ। मैं देखता हूं सारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर है और ये डॉट डॉट यहां तक वैल्यू को दिया हुआ है। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया तो ये बचा आपका भाई 5/3। यहां पे कुछ नहीं है तो यहां पे आपका गुणा पे होगा। ऐसे ही 5 दूनी 10 और 10 में से आपके 3 गए तो कितना बचा भाई? 7/5। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। 7 दूनी 14 और 14 में से ये बताओ 5 गए। जब 14 में से 5 गए तो कितना बचेगा आपका भाई? 9 कितना आपका? 7। क्लियर है कि नहीं? ऐसे अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो अगर हम देखने लगे आप 1001 की 2 में गुना करोगे तो 2002, और 2002 में से आप 999 को माइनस करोगे तो इधर बचेगा आपका 1003 और अपोन मांगेगा 1001। और अगर हम इसे सोल्व कर लेंगे, देखना ये 5 से 5, 7 से 7, ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही 9 से 9 कटेगा, ऐसे ही वैल्यू कटती चली जाएगी, ऐसे ही वैल्यू कटती चली जाएगी। और इस बात का ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग में नीचे की वैल्यू बचेगी तो आखिरी में हमेशा ऊपर की वैल्यू बचेगी, और अगर स्टार्टिंग में ऊपर की वैल्यू बचेगी तो ध्यान रखना एंड में बिल्कुल नीचे की वैल्यू बचेगी, यानी कि 1001। लेकिन हम यहां देख रहे हैं नीचे की वैल्यू बची और है तो आखिरी में ऊपर की वैल्यू बचेगी, क्योंकि यहां से ये वैल्यू पूरी तरीके से कट जाएगी। तो यहां तो आया 1003 और यहां से आया भाई आपका 3, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 6। एक मशीन का 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन का मतलब है हर साल 10% की कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहे हैं प्राइस जो है। उसने कहा यदि मशीन 3 साल पहले खरीदी गई थी और खरीदी गई तथा इसका वर्तमान मूल्य 3 साल पहले खरीदी गई और वर्तमान मूल्य है
87,480 रुपए। तो ये पूछ रहा यह कितने मूल्य में 3 साल पहले खरीदी गई थी। क्लियर है कि नहीं? देखिए ना 10% की कमी हो रही है और 10% का मतलब होता है 1/10 यानी कि 1/10। मैं कह सकता हूं जो हमारा प्राइस था वो 10 था और जो कमी हो रही है वो हो रही है 1 की, यानी कि पहली साल 10 रुपए में 1 की कमी हो रही है। तो मैं कह सकता हूं प्राइस 10 से हमारे कितने बनेंगे भाई 9। पहली साल में 10 से प्राइस बन गए 9 और दूसरे साल भी 10% की कमी, यानी कि दूसरे साल भी प्राइस 10 से क्या बनेंगे 9 और तीसरे साल भी 10% की कमी, तो 10 से क्या बनेंगे भाई 9। क्लियर है कि नहीं? हर साल 10% की कमी, यानी कि हर साल जो प्राइस है वो 10 से क्या बनेगा 9, 10 से 9, 10 से 9। ध्यान रखना अगर हम इन तीनों की गुणा कर देंगे तो ये हमारा वर्तमान मूल्य निकल कर आएगा। कमी या वृद्धि के बाद का मूल्य, ये जो प्राइस आएगा ये आएगा कमी या वृद्धि के बाद का मूल्य। अगर मैं तीनों की गुणा करूं तो ये बनेगा आपका 729 और अगर हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो ये आपका कमी या वृद्धि से पहले का मूल्य निकल कर आएगा। ये कमी या वृद्धि के बाद का प्राइस है और ये कमी या वृद्धि करने से पहले का प्राइस है। मैं देखता हूं यहां छोटी वैल्यू है 729 और वास्तव में कितना दिया हुआ है 87,480। तो 729 जो है ना वो बराबर होगा 87,480 के। हम ऐसे कह सकते हैं कि बड़ी वैल्यू को रखेंगे ऊपर और छोटी वैल्यू को कहां रखेंगे नीचे। कहां रखेंगे भाई नीचे। अब हमारे से पूछ रहा है 3 साल पहले, तो 3 साल पहले क्या प्राइस था 1000, तो गुना में क्या कर देंगे भाई 1000। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये घटेगा 120 बार। अरे कितनी बार घटेगा 120 बार। और 120 की 1000 में गुना करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 1,20,000 और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60% का लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपए प्रति पाइप की दर से बेचे, यानी कि एक पाइप 12 का, तो 2 पाइप 24 के हो गए और उसे एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% हानि। तो हमारे से पूछ रहा है पूरे सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ या कितने रुपए की हानि हुई। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं कह सकता हूं कि एक पाइप 12 का बिका, तो ये बताओ 2 पाइप 24 रुपए के बिके और जब कोई चीज हमारी बिक गई वो होगा हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो मैं कह सकता हूं उन दोनों पाइपों का जो एसपी है वो कितना है भाई हमारा 24 रुपए। और लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए कि हमें लाभ हुआ है हानि हुआ है उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सीपी। अगर मैं इन दोनों पाइपों का सीपी निकाल लूं तो ये पता लग जाएगा कि हमें लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये बताओ 20% लाभ है और 20% हानि है। जब लाभ और हानि दोनों बराबर हो तो आपको करना क्या है, दोनों की गुणा कर दीजिएगा और अपोन में कर दीजिएगा 100। तो जो भी निकल कर आएगा वो हमेशा हानि में आएगा। कहने का मतलब है पूरे सौदे में उसे 4% की हानि हुई, यानी कि 24 रुपए पर पाइप बेचने पे 4% की हानि, यानी कि 24 रुपए में 4% की हानि। इसमें 4% की हानि है तो ये आपका 96 होगा। कितना होगा 96। और सीपी निकालने के लिए इनटू में हम कर देंगे भाई 100। दोनों पाइपों का सीपी निकालने के लिए इनटू में क्या कर देंगे 100। तो कितना है 24 चौका 96 और 4 से 100 घटा भाई 25 बार। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों पाइपों का जो क्रय मूल्य था वो 25 रुपए था। कितने रुपए था 25 रुपए था। सीपी था 25 रुपए और दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो है 24 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि 25 रुपए के पाइप 24 रुपए में बेच रहा था तो 1 रुपए की क्या होगी भाई हानि। और 1 रुपए की हानि, अरे यो ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। आइए देखते
देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 टाइम एंड वर्क का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। करना कैसे है इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं कह रहा हूं राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और जबकि राम अकेला उस काम को करता है 12 दिन में। तो क्वेश्चन ये है कि अगर श्याम अकेला उस काम को करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिएगा राम और श्याम दोनों के दोनों साथ मिलकर काम को करते हैं 8 दिन में, और राम अकेला उस काम को करता है 12 दिन में। क्वेश्चन ये है कि ये बताओ श्याम अकेला कितने दिन में करेगा। मैं देख रहा हूं राम और श्याम 8 दिन में, राम अकेला 12 दिन में। ये हमारा टाइम है, और ध्यान रखना टाइम एंड वर्क में जो टाइम का एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा। तो 8 और 12 का जो एलसीएम है वो निकल के आया भाई आपका 24, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 24 काम राम और श्याम करते हैं 8 दिन में। 24 काम 8 दिन में, तो ये बताओ एक दिन में कितना काम? 3, यानी कि राम और श्याम का एक दिन का काम आया 3। 24 काम राम अकेला करता है 12 दिन में, तो ये बताओ राम का एक दिन का काम कितना? 2। हमें काम करवाना है शाम से, तो शाम का हमें एक दिन का काम चाहिए। मैं देखता हूं राम और श्याम का एक दिन का काम है 3, और राम का एक दिन का काम है 2। अगर मैं राम और श्याम के एक दिन के काम में से अगर मैं राम का काम घटा दूं, तो ये बताओ शाम का काम निकल के आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो मैंने राम और शाम के 3 काम में से राम का एक दिन का काम 2 घटा दिया, तो ये बताओ शाम का एक दिन का काम कितना आया? 1। यानी कि शाम एक दिन में एक काम करता है, तो ये बताओ 24 काम कितने दिन में करेगा? अरे 24 काम, अरे एक दिन का काम है शाम का 1, तो 24 काम क्या दिन में करेगा? 24 दिन में। अरे यो ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कॉपी करते रहिए। तो चलो आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपका टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट भी बहुत सारी परीक्षा में पूछे भी गया है, और रेलवे में भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन ने कहा एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा भाग, यानी कि आधा तो चला 6 की स्पीड से और आधा चला 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो हमारे से पूछ रहा है ओवरऑल एवरेज स्पीड क्या होगी, ज्ञात कीजिएगा। तो एक बार समझा दो, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा टोटल डिस्टेंस है। इसे अगर हम 2 भागों में डिवाइड कर दें, तो आधा तो ये और आधा ये, इसका मतलब है दोनों के दोनों आपस में क्या है? बराबर है, यानी कि दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ये वाली दूरी तय करी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बची आधी दूरी तय करी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। हमारे से पूछ रहा है ओवरऑल एवरेज स्पीड। तो ध्यान दीजिएगा, जब 2 डिस्टेंस हो और दोनों आपस में बराबर हो, 2 डिस्टेंस दोनों आपस में बराबर हो, तो एवरेज स्पीड होती है 2xy, यानी कि 6 गुणा में कितने भाई? 3, यानी कि 6 गुणा 3 और बटे में होगा जी 6 प्लस के 3। ये एक फॉर्मूला है 2xy और अपोन में होगा जी x प्लस के y। जब कभी भी दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो और अलग अलग स्पीड से तय किए जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में एवरेज स्पीड होगी 2xy अपोन में x प्लस के क्या जी? y। क्लियर? सोल्व करेंगे, देखिएगा यहाँ पे कितना आ गया? 6 3 18 और 18 दूनी कितना हो गया जी? 36, और अपोन में 6 और 3 कितना हो गया? 9। 36 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल जो एवरेज स्पीड आई वो आई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर आपका 10 चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है। रेलवे परीक्षा 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं किसी धन का 10% वार्षिक दर से, वार्षिक का मतलब है ईयरली, वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट 331 रुपए है। आपसे पूछ रहा है ब्याज कितना है, ज्ञात कीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10% हमारी वार्षिक दर है, और 10% का मतलब होता है 1/10, और इस 1/10 का मतलब है जो हमारा धन है वो 10 है, और जो हमारा ब्याज है ना, अरे वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 1। और अगर मैं धन से मिश्र धन
यानी कि टोटल अमाउंट को देखने लगो तो टोटल अमाउंट 10 से हमारा क्या बनेगा भाई 11। यानी कि अगर मैं धन में ब्याज जोड़ूंगा तो धन में ब्याज जोड़ने के बाद जो हमारा मिश्र धन बनेगा वो बनेगा हमारा 11। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, हमारे से कह रहा वो टाइम जो हमारा 3 साल है। अगर आपका टाइम 3 साल है तो आप इन दोनों की क्यूब कर दोगे। अगर आपका टाइम 2 साल है तो आप इन दोनों का स्क्वायर कर दोगे। देखिएगा, अगर मैं इन दोनों का मैं देख रहा हूं टाइम 3 साल है तो मैंने दोनों की क्यूब कर दी। हमारी 11 की क्यूब होगी 1331 और हमारी 10 की जो क्यूब होगी वो होगी आपकी भाई 1000। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है वो आपका 1000 और जो आपका टोटल अमाउंट का मतलब है जो आपका मिश्र धन है। अरे जो आपका मिश्र धन है वो है 1331 और अगर मैं मिश्र धन में से टोटल अमाउंट में से मूलधन घटाऊंगा तो ये बताओ हमारा ब्याज निकल के आवेगा कि नहीं आवेगा? अगर मैं 1331 में से मूलधन हटाऊंगा, माइनस करूंगा तो हमारा ब्याज निकल के आया। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? अरे क्लियर है कि नहीं है? ये हमारा ब्याज निकल के आया। क्लियर है? हंसते रहना है तभी आप काम कुछ कर पाओगे, मुस्कुराते रहोगे तभी तो कोई एग्जाम निकलेगा। मुस्कुराओगे तभी तो अच्छे से अंदर से आपकी फीलिंग आ गई। तो मैं आपके लिए 2 लाइन कह रहा हूं, तू हंस तू मुस्कुरा, तू हंस तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। मेरे भाइयों, आप जिंदा हो, तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो ऐसे ही आपको रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा होगी उसकी नाक में आपको क्या कर देना है? दम कर देना है। दम का मतलब यह है दिखा देना है रेलवे वालों को कि कोई भी परीक्षा आप कैसे पेपर दे लो, आप वहां से उसे फिनिश करके आओगे, पूरा अटेम्प्ट करके आओगे। क्लियर है? आइएगा देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा टोटल मिश्र धन है और ये आपका प्रिंसिपल है। तो हमारा ब्याज 331 आ गया। देखो यहां 331 आया और यहां भी 331 आया। देखो यहां भी 331, यहां भी 331। इसका मतलब है हमारा जो मूलधन है वो है हमारा 1000। वो है हमारा कितना? 1000। क्लियर है कि नहीं? यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और अपने सभी दोस्तों और ग्रुप में इस वीडियो को सेंड करेगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा के लिए मैं लाता रहूं। नमस्कार।